पिछले क्लास में आपने ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में देखा है कि ऑप्टिकल आइसोमर में कैरल सेंटर होता है जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, और कैरल सेंटर कितने होंगे इसके बारे में बातचीत कर लिया है। और आज हम देखेंगे कि कैरल सेंटर को रिप्रेजेंट कितने टाइप से करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरल सेंटर। यहाँ मैं बातचीत करूँगा REPRE रिप्रेजेंटेशन ऑफ CHIRAL कैरल सेंटर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरल सेंटर। ध्यान देना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरल सेंटर। तो कैरल सेंटर को मैं कितने टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा इसके बारे में देखूंगा। तो हम कैरल सेंटर को 4 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो फर्स्ट तुम्हारा होगा ये होगा वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। ये जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट तुम्हारा होगा WEDGE वेज एंड आप कहेंगे डैश प्रोजेक्शन, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन फर्स्ट तुम्हारा वेज एंड डैश प्रोजेक्शन है। यह जो सेकंड जो तुम्हारा है ये होगा फिशर प्रोजेक्शन, FISCHER फिशर। आप कहेंगे प्रोजेक्शन। थर्ड जो तुम्हारा होगा ये थर्ड होगा तुम्हारा सॉहर्स प्रोजेक्शन। आप कहना कि ये होगा SAW सॉ हॉर्स। आप कहेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन। और यहाँ अगर मैं फोर्थ के बारे में बातचीत करूँगा तो ये 4 होगा तुम्हारा न्यूमैन प्रोजेक्शन, NEWMAN। आप कहेंगे ये होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। तो ध्यान देना, ये जो कैरल सेंटर है, कैरल सेंटर को हम 4 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, सेकंड फिशर प्रोजेक्शन, तीसरा तुम्हारा सॉहर्स प्रोजेक्शन, और एक तुम्हारा होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे के को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो। तो अब हम बातचीत करेंगे, पहले इतना को ठीक ढंग से लिख लीजिए। हम यहां पे फर्स्ट में बातचीत करेंगे वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। यहां मैं कहूंगा वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। मैं फर्स्ट में बातचीत करूंगा यहां WEDGE वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, डैश प्रोजेक्शन। ध्यान देना, जब वेज एंड डैश के प्रोजेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे तो वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में कैरल सेंटर का अगर मैं बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि सबसे पहले मैं लैक्टिक एसिड के बारे में बातचीत करूंगा, लैक्टिक एसिड के बारे में बातचीच करूंगा। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा ये होगा CH3 CHOH और COOH है, और ये तुम्हारा कैरल सेंटर है। ध्यान देना, इस कैरल सेंटर को अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं तो आप कहेंगे CH, यहाँ पे आप कहेंगे CH3, इस पॉइंट पे OH मिलेंगे और ये COOH है, और ये दोनों वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में नहीं है। यहाँ आप कहेंगे बोथ आर नॉट वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, एंड डैश प्रोजेक्शन, डैश प्रोजेक्शन। ध्यान देना, जब हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करूंगा तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आप कहेंगे ये टेट्राहेड्रल शेप में आएंगे, टेट्राहेड्रल। आप कहेंगे किस शेप्स में मिलेंगे, और इसका अगर मैं टेट्राहेड्रल शेप अगर बनाऊंगा तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे C मिलेंगे, ऊपर H मिलेंगे, इस साइड अगर मैं कह दूं कि CH3 मिल रहे हैं, और इस साइड COOH मिल रहे हैं, और इसके बैक साइड जो एक कार्बन पीछे मिलेंगे उसमें आपको मिलेंगे ये OH, ये इसके साथ बाउंडेड होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ध्यान देना ये बैक साइड आप कहेंगे कि इस फॉर्म में मिलेंगे।
और यहां जो अगर मैं बातचीत करूं तो ये तुम्हारे कैरल सेंटर हैं, ये 3 आपके प्लेन में हैं और एक प्लेन के डाउन साइड दिखेंगे। ध्यान देना, अगर मैं इसी को दूसरे फॉर्म में दिखाऊं, इसमें अगर 3 डायमेंशनल में देखोगे तो ये तीनों आगे होंगे और अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो ये पीछे होंगे। बट थोड़ा सा इसको अगर मैं फोल्ड करके ऐसे करके अगर दिखाऊंगा, तो अगर फोल्ड करके इसको अगर मैं दिखाऊंगा, अगर मैं इसको 2 को एक प्लेन में ले लूं तो 2, इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने कहा सी और इसको मैंने डी बोला। तो ध्यान देना, ए और बी को अगर मैं प्लेन में ले लूं तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए होगा और ये तुम्हारा बी होगा, ए बी। और ध्यान देना, ये जो तुम्हारे डाउन है इसको मैंने थोड़ा सा खींच करके इस साइड लिया, ये प्लेन में था, इसको मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके घुमाया। ऐसे जब अगर मैं घुमाऊंगा तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारा लाइन है ये ऊपर आ जाएंगे, अब ये तुम्हारे एसिड कहलाएंगे और ये तुम्हारे जो मिलेंगे ये OH, ये डाउन चले जाएंगे। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। बट कोई जरूरी नहीं है कि मेरा A और B, H और CH3 प्लेन में रहे। आप इस दोनों को भी प्लेन में रखोगे तो इस दोनों में से एक लाइन कोई अप आएगा और एक लाइन कोई डाउन में रहेंगे। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो। सुनना, इस स्ट्रक्चर को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया, ये लैक्टिक एसिड है और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ये वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में है। मैं सेकेंड स्ट्रक्चर ले रहा हूं। यहां आपने देखा कि ये तुम्हारा H था और इस पॉइंट पे CH3 था, मीन्स ये दोनों प्लेन में है और ये एसिड ग्रुप प्लेन से बोर्ड से आगे दिख रहा है और ये ब्रोकन लाइन बोर्ड के पीछे है। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि यही दोनों प्लेन में हो, ये दोनों में प्लेन में हो सकता है। अगर ये दोनों प्लेन में होगा तो इस दोनों में से कोई एक अप होगा, दूसरा डाउन होगा। अगर मैं इस दोनों को प्लेन में ले लूं, ये सेंटर C है, अगर CH3 इस फॉर्म में रहे और दूसरा ये वाला बाउंड अगर मैं इसको प्लेन में लिया, C डबल बाउंड OH, तो आप कहेंगे कि इस दोनों में से एक हो सकता है तेरा डाउन रहे और दूसरा हो सकता है कि ये तेरा OH इस फॉर्म में रहे। मैं अभी सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये दोनों प्लेन में हो और एक इसमें से कोई अप आ जाए, कोई डाउन आ जाए, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ध्यान देना, अगर मैं इस दोनों को अगर मैं प्लेन में रखूंगा तो आप कहेंगे C, यहां पे H मिलेंगे, इस पॉइंट पे OH मिलेंगे और इसमें से मैंने CH3 को अगर मैं डाउन कर दूं, यहां पे ये अप कर दूं और यहां पे एसिड ग्रुप को अगर मैं डाउन कर दूं, यहां पे डाउन, तो ये भी तुम्हारा वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में होगा। तो सिंपली आप कहेंगे वेज एंड डैश प्रोजेक्शन को देखने के लिए 2 को प्लेन में रखेंगे और कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइड होगा उसमें से एक बाउंड अप टू द प्लेन में जाएंगे, दूसरा आपका डाउन टू द प्लेन में जाएंगे। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना, ये लैक्टिक एसिड में अभी मैंने C*1 के बारे में बातचीत किया और C*1 में इसको मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया। बट कोई जरूरी नहीं है कि यही दोनों प्लेन में रहे। हो सकता है ये दोनों प्लेन में रहे और ये तेरा डाउन टू द प्लेन, ये तेरा अप टू द प्लेन में भी रह सकता है। तो इसलिए अभी उतना के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर कोई एक डाउन में दिखे तो अप होगा और जो ब्रोकन लाइन पे चला जाए तो उसको डाउन कहोगे, बट 2 प्लेन में रहेंगे। अब ध्यान देना, इसी में अगर मैं C*2 के बारे में बातचीत करूं, अगर C*2 अगर मिल जाए तब आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना, इफ कंपाउंड हैविंग 2 C*, इफ कंपाउंड having
हैविंग टू और मोर देन टू कायरल सेंटर। अगर किसी भी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर हो तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मैंने माना कि यहां पे मैंने स्ट्रक्चर लिया, ये तेरा, जैसे मैं कह दूं कि ये तेरा CH3 हो जाए, यहां COH, यहां H हो C के साथ, यहां OH, ये CH3 OH H, और इसको मैं CH3 के फॉर्म में लिखूं, ऐसा लिखूं। तो ध्यान देना ये तुम्हारा कायरल मिलेंगे, ये तुम्हारा कायरल मिलेंगे। ध्यान देना इसमें से अगर मैं ऐसा कर दूं तो जब दो कायरल सेंटर है तो दो कायरल सेंटर हम बना ही देते हैं। इस साइड देखना, एक CH3 है, ये कार्बन है, हम दो कायरल सेंटर वाला स्ट्रक्चर बना दिए। अब सुनना, इसके साथ अगर मैं एक OH दिखा दूं और एक अप दिखा दूं, इस टाइप से दिखा दूं, ये इस टाइप से, और ध्यान देना अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा तो इस पॉइंट पे CH3 लगा लिया और इस साइड मैंने कहा ये OH है, तो यहां पे OH को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा OH, और यहां पे अगर मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दूं तो ध्यान देना ये लाइन और ये लाइन ये आपको प्लेन में आ गए, ये प्लेन में है, और ध्यान देना ये तुम्हारे डाउन चले गए, ये अप में आ गए। तो किसी भी सेंटर का अगर एक लाइन डाउन फॉर्म में और एक लाइन तेरे अप फॉर्म में दिखाई दे तो आप कहेंगे वो वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में है। अगर मैं इसमें देखूं तो ये दोनों प्लेन में आ गए, ये डाउन में है, और ये तेरे अप में आ गए, तो ये भी आप कहेंगे कि ये वेज एंड डैश फॉर्म में है। ध्यान देना मैं अगर C*3 ले लूं, अगर मैं कह दूं कि C*, यहां पे आप कहेंगे C* हम 2 को देखे, अगर C*3 देख लूं, अगर मैं कह दूं कि CH3CH, यहां पे CH, ये OH, यहां पे CH, ये OH, और यहां पे कहेंगे CH, ये OH, और यहां पे अगर मैं कह दूं कि CH2CH3। जब आप ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले कैरल कार्बन को या कैरल सेंटर को सेलेक्ट करेंगे कि कितने कैरल हैं। तो ध्यान देना यहां पे एक कैरल, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 डॉट देना है। पहले कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5th और 6। यहां पे देखना सेकेंड पोजीशन पे कैरल है तो इस साइड CH3 दे देंगे, ये सेकेंड, एक थर्ड भी है, एक फोर्थ भी है, और फोर्थ के बाद एक ऐसे, ये सारे के सारे प्लेन में है। ध्यान देना अगर मैं यहां पे एक H दे दूं, इस साइड डाउन में OH दे दूं, यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये तेरा H मैं अप में किया, यहां मैंने डाउन में किया, इसमें देखूं तो H अप किया, यहां H डाउन में किया, और यहां पे मैं कुछ इस तरह से अगर कर दूं तो ये जो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में है। ध्यान देना ये 1 2, ये तुम्हारा 3, ये 4, ये 5th और ये 6। यहां पे मैंने CH3 दिया, इसको भी मैंने CH2 कर लिया। तो ध्यान देना ये तुम्हारे 5 कार्बन और ये तुम्हारे 6 कार्बन, कहीं इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो तो आप कहना वो स्ट्रक्चर वेज एंड डैश फॉर्म में है। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। पहले इतना को लिखो ठीक ढंग से। इस तरह से आपको कितना भी स्ट्रक्चर क्यों ना मिले, आप कहना ये दोनों प्लेन में, एक अप टू द प्लेन एक डाउन टू द प्लेन में रहे तो उसको आप वेज एंड डैश फॉर्म कहेंगे। अब हम फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, ये तुम्हारा वेज एंड डैश नहीं है, ये तुम्हारा वेज एंड डैश फॉर्म में नहीं है, सिर्फ ये और ये तुम्हारे वेज एंड डैश फॉर्म में है। अब सेकेंड ध्यान देना, सेकेंड के बारे में बातचीत करूंगा
ये फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। सेकेंड FISCHER फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन किसको कहेंगे? ध्यान देना, फिशर प्रोजेक्शन इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये आपका रियल होगा नहीं। और यहां ये फिशर प्रोजेक्शन हम लोग पेपर पे कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका फिशर प्रोजेक्शन में होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं FISCHER फिशर प्रोजेक्शन इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर they are represented following types, यहां पे मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट लिख देता हूं। वी राइट्स एनी स्ट्रक्चर इन प्लेन पेपर दैट विल बी फिशर प्रोजेक्शन। यहां पे मैं कहूंगा वी राइट्स एनी स्ट्रक्चर इन प्लेन पेपर, that will be fisher projection, that will be फिशर प्रोजेक्शन। ये आपका फिशर प्रोजेक्शन में होगा। ध्यान देना, फिशर प्रोजेक्शन में अगर मैं सी स्टार के बारे में बातचीत करूं, पहले 1 के बारे में बातचीत करूं, तो सी स्टार 1 के बारे में बातचीत करूंगा तो ये जो पहला स्ट्रक्चर होगा लैक्टिक एसिड COOH, यहां CH3, ये H और OH, इस तरह से बना सकते हो। ध्यान देना, इसका दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां पे कहेंगे CH3 H C2H5 और यहां पे OH कहोगे तो ये भी C स्टार है, बट यहां C स्टार 1 है। अगर मैं C स्टार 2 के बारे में बातचीत करूं, यहां पे मैं C स्टार 2 के बारे में बातचीत करूंगा तो C स्टार 2 के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, यहां OH H CH3, ये OH, ये H और CH3। ध्यान देना, ये C स्टार है और ये C स्टार है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको पेपर पे मैं इसी टाइप से बनाता हूं और ये फिशर प्रोजेक्शन है। ध्यान देना, मैं ऐसा भी कहूंगा कि 2 C स्टार में COOH, ये H, यहां पे कहेंगे CH3, ये CH3H और यहां पे COOH, तो ये भी C स्टार होगा, ये भी C स्टार होगा। और यहां पे कहेंगे C स्टार आपको 2 मिल रहे हैं, यहां पे कहेंगे इस पूरे कंपाउंड में C स्टार 2 मिलेंगे, ये C स्टार 2। तो इस टाइप से अगर कोई कैरल सेंटर का स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे तो आप इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहना ये फिशर प्रोजेक्शन में है। और मैं तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत कर सकता हूं, बट 1-2 और स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो फिशर प्रोजेक्शन में है। ध्यान देना, अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं, यहां मैं कह रहा हूं इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन 2 C स्टार, यहां पे हम बातचीत करेंगे इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन 1, या आप कहेंगे कि मोर देन 2 C स्टार आर प्रेजेंट। 2 मैं यहां पे लिख रहा हूं कैरल सेंटर आर प्रेजेंट, सेंटर आर प्रेजेंट। मैं कह रहा हूं कि 2 या 2 से ज्यादा सेंटर प्रेजेंट हो, मोर देन 2 कैरल सेंटर आर प्रेजेंट। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं C डबल बॉन्ड OH, यहां पे मैं कहूंगा OHH, यहां पे मैं कहूंगा OHH, यहां पे कहूंगा OHH, यहां पे कहूंगा OHH, ये 1 2 3 4, ये 5th, और CH2OH के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना
ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का है, आप कहेंगे ये C6H12O6 है जिसको हम ग्लूकोज कहेंगे, ये आप कहेंगे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। और इसमें अगर हम C स्टार या कैरल सेंटर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैरल मिलेंगे 1 2 ये 3 और 4, इसमें C स्टार आपको 4 मिलेंगे, C स्टार आप कहेंगे 4। ध्यान देना, इस टाइप से आप अगर कहीं रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो आप कहना ये फिशर प्रोजेक्शन में है, पहले इतना को लिख लो। ऐसे फ्रुक्टोज का भी लिख सकते थे, गैलेक्टोज, बट अभी उतनी लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको बाद में लिखेंगे। ध्यान देना, अब हम थर्ड जो स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे और थर्ड स्ट्रक्चर होगा सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। यहां पे अब हम बातचीत करेंगे सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। यहां हम बातचीत करेंगे सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, SAW, सॉ, ये तीसरा होगा तुम्हारा, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। ध्यान देना, इन सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, इन सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, इन सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, one chiral center is represented by, is represented by symbol Y, ये Y टाइप का, and other chiral center is represented by symbol ऐसा लगाएंगे या इन्वर्टेड Y लगाएंगे, इन्वर्टेड Y and both are combined by, and both are combined by each other, ध्यान देना, एक तुम्हारा होगा ये कैरल सेंटर और एक तेरा होगा ये कैरल सेंटर, और ये एक बॉन्ड द्वारा अटैच हो और इस टाइप के शेप्स में दिखे तो कहना ये स्ट्रक्चर सॉहॉर्स है। कोई जरूरी नहीं है कि ये वाई टाइप का हो, ये इन्वर्टेड वाई टाइप का भी हो सकता है। अब इन्वर्टेड वाई होगा तो क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे कि इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा अगर ये ऐसा है तो दूसरा अगर इसको इन्वर्टेड वाई अगर कर देते हो तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर। कोई जरूरी नहीं है कि ये तेरा वाई ही रहे, ये भी इन्वर्टेड वाई हो सकता है। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन अगर हो तो उसको कहना सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। ध्यान देना, इसको मैं कैरल बनाने के लिए इधर मैंने लिया H, इधर CH3, यहां पे लिया मैंने OH, ये ऐसा लिया। ध्यान देना, यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो ये OH है, H है, CH3 है, तो ये तुम्हारे कैरल बनेंगे और ये भी तुम्हारे कैरल बनेंगे। और यहां पे आप कहेंगे कि C स्टार जो मिल रहा है ये तुम्हारा 2 मिल रहा है, ये C स्टार 2। ध्यान देना, अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूंगा, अगर ये H है, ये CH3 है, यहां OH है, तो यहां पे मैं कहूंगा OH और यहां पे मैं कहूंगा H, और इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 बोल दूं तो आप कहेंगे इस कंडीशन में भी आपको 2 C स्टार मिलेंगे, C स्टार 2 मिलेंगे। और कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर इस तरह से दिखाई दे तो उसको आप कहेंगे सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, उसको कहेंगे सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, पहले इतना को लिखो, उसके बाद बातचीत करते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर होगा
यहां थर्ड स्ट्रक्चर तुम्हारा होगा न्यूमेन प्रोजेक्शन। हम थर्ड के बारे में बातचीत करेंगे। थर्ड में न्यूमेन प्रोजेक्शन ऐसे तो बहुत पढ़ाया हूं, फिर भी अभी मैं एक थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूं न्यूमेन प्रोजेक्शन के बारे में। ध्यान देना, मैं यहां पे बातचीत करूंगा न्यूमेन प्रोजेक्शन। मैं यहां पे बातचीत करूंगा NEWMAN न्यूमेन प्रोजेक्शन। ध्यान देना, न्यूमेन प्रोजेक्शन में आपको कंप्लीट न्यूमेन प्रोजेक्शन बताया हूं, फिर भी एक बार देख लो। अगर मैं बातचीत करूं तो न्यूमेन प्रोजेक्शन में एक मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से मिलेंगे, H, यहां OH, ये CH3, और यहां पे अगर मैं बातचीत करूंगा H, यहां पे OH, यहां पे इस पॉइंट पे CH3, और इधर अगर मैं बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे भी OH दिखेंगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर को। ध्यान देना, इसको जब हम 3D में देखेंगे, 3 डायमेंशनल फॉर्म्स में, तो 3 डायमेंशनल फॉर्म में ये दिखेगा न्यूमेन प्रोजेक्शन जैसा। तो न्यूमेन प्रोजेक्शन, ध्यान देना, ये फ्रंट कार्बन है, इसके पीछे एक बैक कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन को अगर मैं कह दूं कि इस साइड H, इस साइड तेरा OH, ध्यान देना वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड OH है, इस साइड अगर मैं कह दूं ये CH3 है, और इसको ऐसे खींच लूं तो यहां पे कहना H, इस पॉइंट पे OH मिलेंगे, और इसके पीछे वाला साइड में इस साइड CH3 है, तो इस साइड में CH3, तो इस स्ट्रक्चर को न्यूमेन प्रोजेक्शन कहेंगे। ध्यान देना, इसको जब मैं रोटेट कराता हूं तो रोटेट कराने के बाद ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, ये भी न्यूमेन है। पहले ध्यान से देख लेना, बाद में इसकी बहुत जरूरत होगी। H, यहां OH, इस पॉइंट पे CH3। अगर बैक वाले, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट को कांस्टेंट रखा, बैक को घुमा करके 180 लाया, तो 180 लाऊंगा तो इस साइड H, ये CH3 का इस साइड 180 होगा, तो ये तुम्हारा CH3 मिलेगा, और ये भी, ये अगर इधर आएगा तो ये इधर, और ये घूमते घूमते इस पॉइंट पे आएंगे तो ये इस फॉर्म में मिलेंगे। तो आप कहेंगे ये भी न्यूमेन प्रोजेक्शन ही है, ये तुम्हारा है न्यूमेन प्रोजेक्शन, NEWMAN न्यूमेन प्रोजेक्शन। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान देना, इसको अगर मैं 3D में अगर रिप्रेजेंट करूंगा, तो ध्यान देना इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देख, फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन लिख देना, यहां फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है, इसमें से 3 बाउंड हैं। ध्यान देना, सबसे ऊपर H, तो आप यहां H लगाना, यहां पे लाइन खड़ा कर देंगे तो राइट साइड CH3 है, तो यहां पे कहना ये CH3, इसके लेफ्ट साइड OH है, इसको OH के फॉर्म में लिख देना। बट इसके बैक साइड जो कार्बन है, इसको मैंने बैक माना, ये बैक साइड वाला कार्बन। ध्यान देना, नीचे साइड H है, नीचे मैंने H लिखा, इस साइड देखना CH3 है, और इस साइड OH है, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ध्यान देना, ये दोनों न्यूमेन प्रोजेक्शन है, ये तुम्हारा है न्यूमेन प्रोजेक्शन, न्यूमेन प्रोजेक्शन। और इस साइड जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये न्यूमेन का सॉहर्स प्रोजेक्शन में मैंने कन्वर्ट किया। मैं यहां कहूंगा ये दोनों जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप कहना ये सॉहर्स प्रोजेक्शन में है, प्रोजेक्शन में है। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना को लिखो, इस टाइप के स्ट्रक्चर को न्यूमेन प्रोजेक्शन, और जब इसको 3D में देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा, और ये तुम्हारा सॉहर्स प्रोजेक्शन है। तो ध्यान देना, अभी जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ध्यान देना, अभी जो मैंने रिप्रेजेंट किया वो कैरल सेंटर को मैंने 4 टाइप से रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट आप कहेंगे वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, सेकेंड फिशर प्रोजेक्शन, थर्ड आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन, और एक न्यूमेन प्रोजेक्शन के बारे में बातचीत किया। पहले इतना को लिखो, उसके बाद हम बातचीत करते हैं।
चलिए अब यहां पे हम देखेंगे ये एस्मेटिक सेंटर अगर है, अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे तो जिस कंपाउंड में कैरल सेंटर रहेगा वही ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। बट ऑप्टिकल आइसोमर को देखने के लिए प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेशन भी जरूरी है, और जो रोटेट होता है या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा, नहीं तो एंटी क्लॉक मूव होगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो उसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉक रोटेट होगा तो उसको क्या कहेंगे, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद बातचीत करते हैं। यहां पे अब हम बातचीत करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस्मेटिक सेंटर का। यहां मैं बातचीत करूंगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस्मेटिक सेंटर या कैरल सेंटर। यहां मैं कहूंगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैरल सेंटर का, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैरल सेंटर। ध्यान देना, यहां अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातचीत करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो इसके जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे ये दो टाइप्स के मिलेंगे। आप कहेंगे एक तुम्हारे आर मिलेंगे और दूसरा आप कहेंगे एस मिलेंगे। ये एस, ध्यान देना, ये आर जो है ये लैटिन वर्ड्स है जिसका मीनिंग होता है रेक्टस। आप कहेंगे इसका मीनिंग होगा RECTUS, रेक्टस। और यहां एस जो है ये एस होता है साइनिस्टिक। एक आर हुआ, इसको हम कहेंगे रेक्टस, और एस साइनिस्टिक। और ध्यान देना, ये जो रेक्टस है, रेक्टस लैटिन वर्ड का शब्द है और इसका मीनिंग होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज आप कहेंगे डायरेक्शन। और साइनिस्टिक के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका मीनिंग होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज आप कहेंगे डायरेक्शन। ध्यान देना, इसको मैं सिंपली समझता हूं कि ये क्लॉक है और एंटी क्लॉक कैसे है। जब हम आर को लिखते हैं, सुनना, इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखोगे तो आर को जब लिखते हैं तो पहले मैं इधर से इधर घूमता हूं आर लिखने के लिए। तो ध्यान देना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको कहा रेक्टस। आर इधर से इधर लिखते हो आर, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। बट वही जब एस को आप लिखोगे, एस को, तो आप एस को लिखोगे कुछ इस तरह से। पहले देखो इधर आओगे तो ये देख एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव हुआ, और जब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव हुआ तो इसको हम एस कहेंगे। तो एक हुआ रेक्टस और एक हुआ साइनिस्टिक। आप ध्यान देना, तो आप कहेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, अगर हम उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में या ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से अगर मैं लाइट को क्रॉस कराऊंगा, अगर लाइट मूव कर जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको आर कहना, और अगर लाइट एंटी क्लॉक मूव कर जाए तो उसको हम कहेंगे एस कहेंगे। और अब हम देखेंगे वेज एंड डैश फिशर प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन में कि लाइट अगर कोई मॉलिक्यूल्स दिखाई दे या मेरे पेपर पे मिल जाए तो लाइट का रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिख लो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन, या तो आर होगा नहीं तो एस होगा।
एक कैरल सेंटर का एक ही कॉन्फ़िगरेशन दूसरा हो नहीं सकता है। एक कैरल का कोई एक ही कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, बट एक कैरल का दो कॉन्फ़िगरेशन हो नहीं सकता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स कैरल है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा या एस, ये देखेंगे। आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, इन वेज एंड डैश प्रोजेक्शन एंड डैश प्रोजेक्शन। आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में देखेंगे। सुनना, मैं यहां पे लिखूंगा इन वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, इन वेज एंड डैश प्रोजेक्शन एंड डैश प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, यहां मैं बातचीत करूंगा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप should be taken broken line without changing any configuration without changing any configuration and moves one, two, three via 2, 1, 2, 3 via 2. If rotation will be clockwise direction, then configuration capital R, otherwise configuration कैपिटल एस। ध्यान दोगे, जब हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन वेज एंड डैश में देखना चाहेंगे तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स में प्रायोरिटी देंगे और लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा वो ब्रोकन लाइन पे रहेगा विदाउट चेंजिंग एनी कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद 1 से 2, 2 से 3 चले जाएंगे। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज दिख रहा हो तो आर होगा, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। इतना के बारे में बातचीत कर रहा हूं, ध्यान देना। जब हम प्रायोरिटी के बारे में बातचीत करेंगे तो प्रायोरिटी देने के लिए मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सीआईपी रूल बताया हूं, और ये आपको सीआईपी रूल मिलेगा लेक्चर नंबर 21 पे। तो 21 का लेक्चर नंबर देखेंगे, उसमें सीआईपी रूल देखेंगे। ऐसे तो मैं थोड़ा बहुत इसमें बता दूंगा, बट सीआईपी रूल का फुल लेक्चर आपका गया है लेक्चर नंबर 21, आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, उसमें देखेंगे पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करते हैं कि हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखेंगे। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना। यहां अब हम बातचीत करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में। यहां पे ध्यान देना, मैं मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं लैक्टिक एसिड। यहां मैं बातचीत करूंगा लैक्टिक एसिड के बारे में, ध्यान देना। लैक्टिक एसिड, सपोज दैट लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। यहां पे देखना C, और इस पॉइंट पे CH3OH है, यहां ब्रोकन लाइन पे C डबल बॉन्ड OOH दिया, और इस पॉइंट पे मैंने लिया H। ये तेरा लैक्टिक एसिड है, ध्यान देना। ये जब कैरल सेंटर है
तो कैरल सेंटर के अराउंड हम देखेंगे और इसमें हम प्रायोरिटी देंगे। और प्रायोरिटी के बारे में सीआईपी रूल कहता है कि कैरल सेंटर से अटैचमेंट एटम को देखेंगे और जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो फर्स्ट होगा। तो ध्यान देना, यहां पे आप कहेंगे इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यहां पे आप कहेंगे इस कार्बन के साथ कार्बन है, इधर हाइड्रोजन इधर कार्बन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होगा तो ये फर्स्ट होगा। ध्यान देना, सबसे लेस एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होगा तो ये 4 होगा। अब देखना है 2 और 3 कौन कौन सा होगा। इसके इस साइड कार्बन, इस साइड भी कार्बन, कार्बन कार्बन जब सेम आ जाए तो उससे अटैचमेंट एटम देखो, इससे 3 ऑक्सीजन है और इससे 3 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा मिलेगा और ज्यादा मिलेगा तो आप कहेंगे कि ये 2 मिलेंगे और यहां पे आप कहेंगे ये 3 मिलेंगे। सीआईपी रूल देख लेना, विदाउट सीआईपी रूल देखे हुए इसको मत पढ़ना, नहीं तो तेरे को कुछ समझ में ही नहीं मिले आएगा। तो ध्यान देना, अब कहा गया है कि लोअर प्रायोरिटी को ब्रोकन लाइन पे लाना है। लोअर प्रायोरिटी तेरा यहां है, इसको ब्रोकन लाइन पे लाओगे। जब इसको ब्रोकन लाइन पे लाओगे तो इस दोनों को चेंज करना होगा। अगर हम इस दोनों को चेंज करते हैं, इस दोनों को चेंज करते हैं, जब ये दोनों चेंज होगा तो इस दोनों को भी आप लोग चेंज कर लोगे। अगर मैं इस दोनों को चेंज कर देता हूं तो आप कहेंगे कि इसका इक्विवेलेंट जो स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये मिलेंगे C और C पे इस साइड मिलेंगे OH और इस पॉइंट पे मिलेंगे CH3। ये दोनों चेंज और इस दोनों को चेंज करेंगे। जब दोनों को चेंज करेंगे तो यहां पे आप कहेंगे कि ब्रोकन लाइन पे H मिलेंगे और अप टू द प्लेन में तुम्हारे एसिड चले जाएंगे COOH, या इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं COO, यहां OH एसिड। अब सुनोगे, इसमें फिर से प्रायोरिटी देना है। अगर मैं फिर से प्रायोरिटी दूं तो आप कहेंगे कि ये 1 मिलेंगे, ये तुम्हारे 2 मिलेंगे और ये तुम्हारे 3 मिलेंगे और ये 4 को आप छोड़ दो, 4 से लेना देना कुछ नहीं। आप 1 से 2 और 2 से 3 मूव कर जाओ। 1 से 2, 2 से 3। अगर यहां पे अगर हम रोटेट कर रहे हैं, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो आप इसको कहेंगे R। अगर ये R है मींस इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा, ये R। अब सुनोगे, मैंने बोला कि आपने बोला, अभी मैंने आपको बताया कि इस दोनों को चेंज करो तो इसको भी चेंज कर दो। क्या जरूरी है कि इस दोनों को चेंज करेंगे तो इस दोनों को भी चेंज करना होगा? मैंने माना कि ब्रोकन लाइन, लोअर प्रायोरिटी को ब्रोकन लाइन लाना हो, तो जब मैं इसको उठा करके यहां, इसको उठा करके यहां पे लेके चला जाऊंगा तो ध्यान देना इसके स्ट्रक्चर में क्या आता है, थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहां पे कह रहा हूं, यहां मैं नोट करके लिखा देता हूं, नोट करके, इफ एनी 2 पार्ट्स आर प्रेजेंट इन कांस्टेंट, यानी इफ 2 पार्ट आर कांस्टेंट एंड अदर एनी 2 पार्ट्स, मैं कह रहा हूं इफ 2 बाउंड्स ऑफ एस्मेटिक सेंटर, 2 बाउंड्स ऑफ chiral center are constant and other 2 bound are changed, 2 bound are changed, then configuration of chiral center will be opposite. Chiral center will be opposite. मैंने कहा कि कोई 2 ग्रुप को कांस्टेंट रखेंगे, 2 ग्रुप को अगर चेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होगा, अपोजिट होगा। मैं यहां पे लिखा हूं इफ 2 बाउंड्स ऑफ chiral center आर कांस्टेंट एंड अदर एनी 2 बाउंड्स, मैं यहां पे लिख देता हूं एनी 2 बाउंड आर चेंज, देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ chiral center विल बी अपोजिट। तो कहने का मतलब हुआ
कि अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको पता चल चुका है कि ये आर होगा, अगर मैं किसी दो पार्ट को कांस्टेंट रखूंगा, दो को चेंज कर दूंगा, तो अगर ये आर है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन एस मिलेगा। कहोगे कि कैसे मिलेगा, थोड़ा सा हमको बता तो दीजिए। मैं तेरे को बता रहा हूं, सुनोगे। मैंने यहां बोला सी, इस पॉइंट पे CH3, इस पॉइंट पे मैंने OH रखा। देखो ये दोनों को कांस्टेंट रखा, इस दोनों को अगर मैं चेंज कर दूं, तो अगर चेंज करूंगा तो H तेरे ब्रोकन लाइन पे आ जाएंगे, H ब्रोकन लाइन पे, और यहां अप टू दी प्लेन में आपको एसिड मिलेंगे, यहां एसिड मिलेंगे। अब सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी डाल दो। अगर हम इसमें प्रायोरिटी डालते हैं, सुनोगे, तो ध्यान देना, ये OH तुम्हारा 1, ये तुम्हारा मिलेगा, ये तुम्हारे 2, और ये तुम्हारे 3, और यहां पे आप कहेंगे 4। ध्यान देना, हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे लोअर प्रायोरिटी को ब्रोकन लाइन पे लाना ही पड़ेगा। ध्यान देना, अगर मैं इसको ब्रोकन लाइन पे लाया तो लोअर प्रायोरिटी खुद 4th नंबर जो है ब्रोकन लाइन पे है, तो इसमें किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा 1 से 2, 2 से 3 मूव कर जाओ। ध्यान देना, 1 तुम्हारा ये है, 1 से 2, 2 से 3, ये आप कहेंगे एंटी क्लॉक मूव कहेंगे, एंटी क्लॉक मीन्स कॉन्फ़िगरेशन एस। ध्यान देना, अब मैं आपसे एक रिजल्ट के बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहां पे कहूंगा कि कोई भी एस्मेटिक सेंटर या कैरल सेंटर का अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, अगर दो ग्रुप को कांस्टेंट और दो ग्रुप को अगर चेंज करेंगे तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग मिलेंगे। ध्यान से सुनना, फिर से एक बार सुनना। कोई कैरल सेंटर अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, तो कोई दो ग्रुप को कांस्टेंट रखेंगे, दो ग्रुप को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आया। तो अब मैं इसी में, इसको मैंने आर देखा, इस दोनों को कांस्टेंट, इस दोनों को चेंज किया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन एस मिला। इतना तो आप देखें, बट कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी दोनों को कांस्टेंट रखें। हो सकता है हम इस दोनों को कांस्टेंट, इस दोनों को चेंज कर दूं तो भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आएगा। तो आप कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के बाद क्या सब आता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहले इतना को लिख लो, अब सुनोगे।